जो 2 डायमेंशनल एरे था उसका हमने स्टैटिक इनिशियलाइजेशन देखा था, ठीक है। और डायनेमिक इनिशियलाइजेशन हम किस तरीके से कर सकते हैं उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। तो वहां पर मैं एक चीज आपको बताना भूल गया था कि स्टैटिक जो हमने इनिशियलाइजेशन किया था उसके अलावा एक और मेथड है हमारे पास स्टैटिक 2 डायमेंशनल एरे को और वहां पर इनिशियलाइज करने के लिए। तो वो मैं पहले आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि अगर हमारा एरे इंटीजर ए है और उसका 2 रो है और 3 कॉलम है, यानी कि आपका जो एरे है उसका साइज क्या है 2 क्रॉस 3, यानी कि 2 रोज है और 3 कॉलम्स है, यानी कि एक रो के अंदर 3 डिफरेंट वैल्यू आप स्टोर करवाना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हर एक इंडिविजुअल रो जो है उसको हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर इस तरीके से लिख सकते हैं। तो पहले हम 0 नंबर की रो जो होगी हमारी, यानी कि फर्स्ट जो रो होगी, उसके लिए हम तीनों के तीनों वैल्यू यहाँ पर पास कर देंगे। फॉर एग्जांपल वो थे 3, 7 एंड 13। उसके बाद में कर्ली ब्रैकेट को हम क्लोज करेंगे और कोमा करके यहाँ पर अगेन कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम जो सेकंड रो होगी उसकी तीनों को तीनों वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे। फॉर एग्जांपल 21, 32 एंड 73। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमने ये कर्ली ब्रैकेट ओपन किया है उसको हम क्लोज कर देंगे। तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर स्टैटिक इनिशियलाइजेशन हो गया 2 डायमेंशनल एरे का, ठीक है। बाद में हमने वहां पर डिस्कशन किया था कि अगर आपका एरे में के अंदर 3 कॉलम है और आप लिखते हो कि ए ऑफ 04, तो वहां पर हमें क्या मिल रहा था 04 से कि जो सेकंड रो है उसका फर्स्ट एलिमेंट हमें मिल रहा था, राइट। क्या मिल रहा था हमें वहां पर आंसर, इसका सेकंड रो है उसका फर्स्ट एलिमेंट हमें वहां पर आंसर के तौर पे मिल रहा था। तो इस केस में हम देखेंगे तो वो आंसर हमारा क्या होगा 21, ठीक है। तो ये क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ दी अपडेशन इन कंपाइलर, क्योंकि जो अभी जो लेटेस्ट कंपाइलर है वो स्मार्ट कंपाइलर सभी जगह यूज हो रहे हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि अगर आपने माइनर सी मिस्टेक की है तो कंपाइलर खुद से को करेक्ट कर लेगा और उसके हिसाब से वो क्या करेगा, आपको यहाँ पर 21 वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। तो आप 04 लिख सकते हो, ये प्रैक्टिकली है, ठीक है। लेकिन जब हम थियोरिटिकली स्टडी करेंगे तब हम इसको रिफर किस तरीके से करेंगे, अगर आपका सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट को आपको रिफर करना है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ए ऑफ 10 का ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये सिर्फ आपके प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए है कि आप इस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन एज पर थियोरी हम हमारे प्रोग्राम में हर एक टाइम क्या यूज करेंगे, ए ऑफ 10 का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, ताकि आपको उसकी प्रैक्टिस हो जाए और इसके हिसाब से आप अपना जो आंसर है वो जीटीयू का जब भी एग्जाम हो उसके अंदर आप दे पाओगे, ठीक है। अगर जीटीयू की एग्जाम में आप इस तरीके का आंसर लिखोगे तो हो सकता है कि वो गलत भी कोई कर दे जो पेपर चेकर है वो, ठीक है। एक्चुअल में प्रैक्टिकली ये सही है, आप भी सही हो, ठीक है। लेकिन जो भी हमारे पास थियोरिटिकल जो भी हमारे पास है उसमें हमें इस तरीके से यहाँ पर लिखना है, ए ऑफ 10 फर्स्ट रो है तो उसका रो नंबर और कॉलम 0 नंबर की कॉलम है तो उसका कॉलम नंबर हमें वहां पर यूज करना है, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। तो हम जब भी प्रोग्राम बनाएंगे तब भी हम क्या यूज करेंगे, ये वाला ही यूज करेंगे, ए ऑफ 10 का ही, ठीक है। लेकिन आप अपने नॉलेज के लिए ये चीज ध्यान में रख सकते हो, कभी कभी आप जब इंडस्ट्री में कंपनी में इंटरव्यू देने जाओगे तभी आपको ये पूछ सकते हैं, क्योंकि कंपनी में जो भी वर्क होता है और जो भी लेटेस्ट अपडेशन होता है उसके बेसिस पर होता है। तो आपको ये पता रहेगा तो आप वहां पर इजीली आंसर कर पाओगे, ठीक है। तो ये बात थी 2 डायमेंशनल एरे को स्टैटिकली हम किस तरीके से इनिशियलाइज कर सकते हैं। अब हम उसको किस तरीके से इनिशियलाइज करेंगे, 2 डायमेंशनल एरे की डायनामिक इनिशियलाइजेशन हम करेंगे, ठीक है। तो वो किस तरीके से हम कर सकते हैं
वो अगेन एक बार मैं आपको बता देता हूँ डिस्कस करके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल हम 3x3 का एरे यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। 3x3 का एरे कंसिडर कर लिया हमने। एक इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि उसके अंदर हम लिख पाए आसानी से। ओके, तो ये आपका 3x3 एरे हो गया, और फॉर एग्जाम्पल आपका एरे का नाम क्या है, ए है, ठीक है। उसका साइज क्या हो गया, 3 यानी कि 3x3, 3 रो है और 3 कॉलम है आपके एरे के अंदर। तो रो नंबर फॉर एग्जाम्पल 0 वाला ये है, ये 1 नंबर का, ये 2 नंबर का, कॉलम नंबर हम यहाँ पर दे देते हैं 0 1 2। तो अब मैं इसके अंदर लिख देता हूँ कि अगर ये जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको एक्सेस करना है तो एरे के लिए हमें क्या स्टेटमेंट यूज करना होगा, उसमें रो का इंडेक्स क्या होगा, कॉलम का इंडेक्स क्या होगा। तो यहाँ पर दोनों क्या होंगे, 0 0 होंगे। यहाँ पर रो 0 कॉलम 1 होगा, फिर यहाँ पर रो 0 होगा, कॉलम नंबर 2 होगा, यहाँ पर रो नंबर 1 हो जाएगा, कॉलम नंबर 0 आ जाएगा। उसके बाद रो नंबर 1 कॉलम नंबर भी 1 है, उसके बाद रो नंबर 1 है और कॉलम नंबर क्या है, 2 है। उसके बाद नेक्स्ट जो रो आएगा उसमें रो नंबर 2 है, कॉलम नंबर 0, फिर रो नंबर 2 कॉलम नंबर 1, फिर रो नंबर 2 एंड कॉलम नंबर भी 2। तो इस तरीके से आप हर एक एलिमेंट की अपनी पोजीशन से आप उसको क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। अब हमें क्या करवाना है, ये जो डिफरेंट डिफरेंट मेमोरी एड्रेस है जिसको हम रिफर कर रहे हैं एरे की इंडेक्स के जरिए, 2 इंडेक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक है रो के लिए और दूसरा है आपका कॉलम के लिए। तो रो के लिए जो इंडेक्स हम यूज करेंगे उसके लिए भी हमें क्या यूज करना होगा, फॉर लूप का इस्तेमाल करना होगा। और रो जो है उसको कंट्रोल करने के लिए जो फॉर लूप लिखेंगे हम, उसका जो कंट्रोलिंग वेरिएबल है उसको हम आई बोल देंगे, और कॉलम के लिए जो फॉर लूप लिखेंगे उसको जो कंट्रोल करने वाला वेरिएबल होगा उसको हम क्या बोलेंगे, जे बोल। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? यस सर। यस अब हमें क्या करना है, ये जो दोनों फॉर लूप है उसके जरिए हमें क्या करना है, 1 बाय 1 एलिमेंट को हमें रीड करना है। ठीक है, यहाँ से हम सारे एलिमेंट को एक साथ रीड नहीं करेंगे, क्या करेंगे हम, जैसे सिंगल डायमेंशनल एरे में 1 बाय 1 एलिमेंट को एक रीड करने के बाद उसको स्टोर करते थे, वैसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 बाय 1 एलिमेंट को रीड करेंगे, और जो भी वैल्यू रीड की है वो जो पोजीशन होगी यानी कि आई का जो भी वैल्यू होगा और जे का जो भी वैल्यू होगा उसके हिसाब से हम हमारे एरे के जो भी एलिमेंट का ब्लॉक होगा वहां पर उसको हम स्टोर करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए अगर हम कोड लिखेंगे तो क्या होगा कि फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 3 एंड i प्लस प्लस। तो ये फॉर लूप हो गया। ये फॉर लूप किसके लिए लिखा है हमने, क्योंकि रो के लिए। अब कॉलम वाला फॉर लूप हम कहाँ पर लिखेंगे, जो रो वाला फॉर लूप है उसके अंदर इनसाइड यानी कि नेस्टेड फॉर लूप का हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो फॉर लूप जो है आपका रो वाला, उसकी बॉडी में हम दूसरा फॉर लूप लिखेंगे, और उसको कंट्रोल करने के लिए कौन सा वेरिएबल हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर, जे वाला, क्योंकि जे इज इक्वल टू 0, जे लेस देन 3, जे प्लस प्लस। तो ये फॉर लूप हो गया आपका यहाँ पर। तो इस तरीके से फॉर लूप होगा तो उसका मतलब क्या होगा कि आप कितने इटरेशन करोगे, यहाँ पर टोटल कितने इटरेशन परफॉर्म होंगे, 9 यस, टोटल 9 इटरेशन परफॉर्म हो गए आपका। दोनों फॉर लूप को मिला के यहाँ पर बॉडी में जो भी कोड लिखा होगा वो टोटल 9 टाइम्स आपका क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। ठीक है,
तो यहाँ पर जो मैंने बॉक्स बनाया है रेड सर्कल रेड पेन से, उसके अंदर हम देखते हैं कि i की वैल्यू 0 है तब j की पॉसिबल वैल्यू कौन कौन सी हो सकती है। ठीक है, i की वैल्यू यहाँ पर क्या है 0 है, तब j की वैल्यू क्या होगी, i की वैल्यू 0 है तो हमारा कंडीशन i लेस देन 3 ट्रू होगा कि फॉल्स, ट्रू। i लेस देन 3 ट्रू होगा। कंडीशन क्या होगा आपका ट्रू होगा। ट्रू होगा तो आप बॉडी ऑफ द लूप में जाओगे। ठीक है, बॉडी ऑफ द लूप में जाओगे तो वहां पर आपका कौन सा दूसरा फॉर लूप है जिसका कंट्रोलिंग वेरिएबल क्या है जे। j है, उसका इनिशियल वैल्यू क्या है 0 है। 0 है तो आपका जो कंडीशन है वो ट्रू होगा, तो बॉडी ऑफ द लूप में जो भी लिखोगे वो क्या हो जाएगा वहां पर एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जब j की वैल्यू 0 है तब i की वैल्यू भी 0 है और j की वैल्यू भी 0 है, यानी कि दोनों इंडेक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास 0 0 है। तो उस टाइम पे हम कौन से एलिमेंट की वैल्यू को रीड करेंगे, जो ये वाला A00 मैंने यहाँ पर मार्क किया है, जो मैं रिप्रेजेंटेशन किया है एरे का, उसमें टॉप लेफ्ट कॉर्नर वाला जो है उसकी वैल्यू हम रीड करेंगे A ऑफ 0 0, क्योंकि हमें दोनों इंडेक्स की वैल्यू क्या चाहिए 0 0 चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं A ऑफ 0 0 की वैल्यू को रीड कर सकते हैं, यस और नो? यस सर। ओके, तो A ऑफ 0 0 की वैल्यू हमने रीड कर ली। उसके बाद जब नेक्स्ट इटरेशन आएगा तब J का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर I का वैल्यू तो 0 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि इनसाइड वाला जो फॉर लूप है आपका वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है, उसका एक ही इटरेशन खत्म हुआ है, उसमें टोटल कितने इटरेशन होंगे 3 होंगे। नेक्स्ट टाइम जब J का वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा, तो अब आप कौन से एलिमेंट की वैल्यू रीड करोगे, तो कि यहाँ पर जो भी A ऑफ 0 1 लिखा है ये वाले एलिमेंट की वैल्यू आप रीड करोगे। क्यों? क्योंकि आपके पास i का वैल्यू है क्या है 0 है और j का वैल्यू 1 है, तो आप किसकी वैल्यू रीड करोगे A ऑफ 0 1 की। उसके बाद जब नेक्स्ट इटरेशन आएगा तब आप किसकी वैल्यू रीड करोगे, तो कि A ऑफ 0 2 की, क्योंकि i का वैल्यू अगेन यहाँ पर 0 है और j का वैल्यू इंक्रीमेंट होके क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। जैसे ही j इज इक्वल टू 3 होगा हमारा कंडीशन यहाँ पर क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा, तो हम लूप से बाहर निकल जाएंगे। इनसाइड वाले फॉर लूप से हम बाहर निकल जाएंगे तो हम क्या कहाँ जाएंगे, वापस से आउटर वाला जो फॉर लूप है वहां पर जाएंगे और क्या होगा हमारा i वेरिएबल है उसका वैल्यू क्या होगा यहाँ पर इंक्रीमेंट होगा, तो अब i इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। वापस से कंडीशन चेक करेंगे i लेस देन 3 तो कंडीशन ट्रू होगा, तो वापस से आपका ये फॉर लूप क्या होगा वहां पर एग्जीक्यूट होगा और वापस से सेम टास्क रिपीट होगा। j का वैल्यू 0 से लेके कहाँ तक जाएगा 2 तक, लेकिन इस बार i का वैल्यू क्या हो गया है 1 हो गया है, तो ये जो सेकंड नंबर का रो है उसके अंदर जितने भी एलिमेंट है उसकी वैल्यू को हम क्या करेंगे हर एक इटरेशन में 1 बाय 1 रीड करेंगे, जो कि होगा कौन सा, पहले A ऑफ 1 0 आएगा, उसके बाद A ऑफ 1 1, उसके बाद A ऑफ 1 2। सेम वे में जब नेक्स्ट इटरेशन आएगा जहां पर i का वैल्यू 2 होगा तो हम किसका वैल्यू वहां पर वैल्यू रीड करेंगे, जो आपका सेकंड नंबर का रो है, यानी कि इंडेक्स जहां पर 2 है रो की, वहां पर जो भी एलिमेंट है उसकी वैल्यू को रीड करेंगे A ऑफ 2 0, A ऑफ 2 1 एंड A ऑफ 2 2। ये हमें पता चल गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर वैल्यू को रीड करने के लिए स्टेटमेंट लिखना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू किस तरीके से आप रीड कर सकते हो, क्या लिखेंगे हम वैल्यू रीड करने के लिए, यस scanf लिखेंगे हम। ठीक है, और हम सारे जो एलिमेंट है उसको इंटीजर ही कंसीडर करते हैं, तो हम फॉर्मेट स्पेसिफायर का लिखेंगे %d, और जो भी वैल्यू रीड की है उसको कहाँ पर स्टोर करना है उसका एड्रेस देने के लिए हम यहाँ पर एड्रेस ऑपरेटर लिखेंगे। और अब हम एरे के जो भी पोजीशन पे यानी कि जिस भी एलिमेंट की जगह वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं उस एलिमेंट का जो भी इंडेक्स होगा वो हमें यहाँ पर देना होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे i n j, जी। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे i n j, ताकि जैसे जैसे i और j की वैल्यू चेंज होती जाएगी वैसे वैसे हम क्या करेंगे
स्टार्टिंग से लेके एंड तक हर बार क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट की वैल्यू को रीड करेंगे और बाद में उसको क्या करवाएंगे, वहां पर स्टोर करवाएंगे। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. यस अब सर। अब इसके साथ में अगर आपको यूजर फ्रेंडली या फिर इंफॉर्मेटिव मैसेज को प्रिंट करवाना है तो वो किस तरीके से कर पाओगे, तो कि आपको यहाँ पर लिखना है प्रिंटफ, ठीक है, और इस तरीके से लिख सकते हो कि एंटर वैल्यू ऑफ, यहाँ पर आपको अगर डायरेक्ट क्या करना है, आपको इस तरीके से ए ऑफ 00 या फिर ए ऑफ 01 वो प्रिंट करवाना है तो वो भी करवा सकते हो। तो आपको क्या लिखना है, ए परसेंटेज डी, उसके बाद कोमा करके आपको आई और जे वेरिएबल की वैल्यू को पास करना है, ठीक है। तो आई और जे की जो भी वैल्यू होगी वो वहां पर प्रिंट हो जाएगी और सेम वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, वैल्यू को रीड भी करेंगे। आई और जे की सेम वैल्यू के लिए हम एरे की एलिमेंट की वैल्यू को रीड करेंगे वहां पर। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ओके। तो ये जो हमने डायनेमिक इनिशियलाइजेशन का यहाँ पर लॉजिक डिस्कस किया, उसको अभी हम क्या करेंगे, हमारे प्रोग्राम के जरिए इम्प्लीमेंट करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हमें वहां पर कोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम चले जाते हैं, पहले हम क्या कर लेंगे, हमारा जो इनपुट आउटपुट का जो भी फंक्शन है वो जिस भी लाइब्रेरी के अंदर अवेलेबल है उसको हम हमारे प्रोग्राम के साथ क्या करेंगे, लिंक कर देंगे, ऐड कर देंगे, जो कि कौन सा है, stdio.h फाइल है हमारे पास। उसके बाद हम मेन फंक्शन लिख देंगे, तो हमने लिख दिया वॉइड मेन। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो एरे है उसका डिक्लेरेशन कर देंगे। तो फॉर एग्जांपल हम एरे का डिक्लेरेशन किस तरीके से करते हैं, तो कि हमें 3 रो चाहिए और 3 कॉलम चाहिए। कितनी रो चाहिए, हमें 3 रो चाहिए और 3 कॉलम चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, ए ऑफ 3 3। अब हमें क्या करना है कि हमें वैल्यू को रीड करना है। तो वैल्यू को रीड करने के लिए हमें क्या चाहिए, लूप कंट्रोलिंग वेरिएबल चाहिए। तो लूप कंट्रोलिंग वेरिएबल को भी हमें क्या करना होगा, उसका यूज करने से पहले हमें उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर एरे के साथ में दो जो लूप कंट्रोलिंग वेरिएबल है उसको भी हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर डिक्लेयर कर देते हैं आई और जे को, ठीक है। तो यहाँ पर हम फॉर लूप लिख देते हैं, फॉर i इज इक्वल टू 0 से लेके i लेस देन 3 और i प्लस प्लस, ठीक है। और इनसाइड वाला जो फॉर लूप होगा उसके अंदर हम लूप कंट्रोलिंग वेरिएबल के तौर पे j वेरिएबल का यूज करेंगे। तो वहां पर लिखेंगे j इज इक्वल टू 0 से लेके j लेस देन 3 एंड j प्लस प्लस, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, जो टास्क परफॉर्म करना है वैल्यू को रीड करने का, वो हमें यहाँ पर लिखना है। तो पहले हम क्या लिख देते हैं, यूजर फ्रेंडली मैसेज लिख देते हैं कि printf एंटर वैल्यू ऑफ ए, यहाँ पर परसेंटेज डी। printf में जहां पर परसेंटेज डी लिखोगे वहां पर क्या होगा, आपका वेरिएबल का वैल्यू जो भी होगा उस पर्टिकुलर इटरेशन में, ठीक है, यानी कि लेटेस्ट जो भी वैल्यू होगा पर्टिकुलर वेरिएबल का वो वहां पर क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर प्रिंट करवा दिया आई और जे का वैल्यू। तो जब आई का वैल्यू 0 होगा यानी कि फर्स्ट रो की वैल्यू हम रीड करेंगे, तब जे का वैल्यू को होगा 0 से लेके 1 तक 2 तक जाएगा। तो यहाँ पर प्रिंट क्या होगा, मैसेज ए ऑफ 01, ए ऑफ 02 एंड ए ऑफ 03, इस तरीके से मैसेज प्रिंट होगा। तो उसके लिए हम एवरी टाइम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू को एंटर करवाएंगे। अब हमें वैल्यू रीड करना है तो हम स्कैनफ फंक्शन का यूज करेंगे और हमारी जो भी वैल्यू है रीड कर रहे हैं वो कौन से टाइप की है, तो कि इंटीजर टाइप की है। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर हम परसेंटेज डी का इस्तेमाल करेंगे
और एम% का यानी कि एड्रेस ऑपरेटर का हम यूज करेंगे कंपाइलर को यह बताने के लिए कि जो भी वैल्यू को रीड किया है उसको स्टोर कहाँ पर करना है। तो यहाँ पर हम एरे ए के साथ में आई और जे वेरिएबल की वैल्यू पास करेंगे, जो कि एरे ए की इंडेक्स का जो भी पोजीशन है वो कंपाइलर को बताएगा और उसके हिसाब से जो भी वैल्यू रीड की है वो वहाँ पर स्टोर हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? यस सर। ओके, यस सर। अब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हमें आउटपुट किस तरीके से मिलता है। तो देखो यहाँ पर ए ऑफ 00 की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, मैं उसको यहाँ पर देखो 00 के बाद अगर हम इक्वल टू लगा देते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा रीडेबल होगा। तो हमने यहाँ पर इक्वल टू लगा दिया। अब मैं वैल्यू एंटर करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 12। उसके बाद ए ऑफ 01 की वैल्यू आएगी, फॉर एग्जाम्पल वहाँ पर 2 4 5 7 8 3 23। अब ये लास्ट वैल्यू है। जैसे मैं ये लास्ट वैल्यू एंटर करूंगा हमारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हमने सिर्फ जो कोड किया है हमारे प्रोग्राम में वो किसके लिए किया है, सिर्फ वैल्यू को रीड करने के लिए किया है। वापस से हमने एरे के अंदर से वैल्यू को डिस्प्ले नहीं करवाया है। अगर आपको एरे की वैल्यू को डिस्प्ले करवाना है तो आप किस तरीके से कर सकते हो, कोई बता सकता है? रिपीट कीजिए। यहाँ पर हमने क्या किया, एरे के जो भी एलिमेंट है 9 एलिमेंट का एरे है। ठीक है, टोटल कितने एलिमेंट होंगे, 9 एलिमेंट, 3 क्रॉस 3 है। हाँ, ये सेम ही रखना है। ये प्रिंट एफ है ना, वहाँ पे ये AIJ वो रख देना है और %D। यस, हम क्या करेंगे कि हम प्रिंट करने के लिए भी क्या इसका इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे। जब हम 1D एरे यानी कि सिंगल डायमेंशनल एरे को डिस्कस कर रहे थे तभी मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी आपको एरे के हर एक एलिमेंट को विजिट करना है तब आपको किसका इस्तेमाल करना है, फॉर लूप का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर 2 डायमेंशनल एरे है हमारे पास, तो हम नेस्टेड फॉर लूप का जो भी कंसेप्ट है उसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने ये कोड लिखा है वो एज इट इज रहेगा, सिर्फ चेंजेस कहाँ पर आएगा, तो कि वैल्यू हमने रीड कर ली है तो अब हमें स्कैनफ के स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये स्टेटमेंट निकल जाएगा। और ये प्रिंटफ के स्टेटमेंट में हम क्या कर देंगे, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा %d लगा देंगे और उसकी वैल्यू को प्रिंट करने के लिए, एलिमेंट की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए हमें क्या यूज करना होगा कि ए ऑफ आई जे, यानी ताकि जैसे जैसे आई और जे वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती जाए आपको आपके जो एरे है उसमें से नेक्स्ट जो एलिमेंट है उसकी वैल्यू आप रीड करते जाओगे और उसको आप वहां पर प्रिंट करते जाओगे। समझ में आ रहा है सबको? यस। ओके, तो ये जो चीज हमने डिस्कस की उसको हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर देते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर वैल्यू को प्रिंट करने से पहले एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ। ठीक है, कि values from array is values of array is as given below। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैसेज प्रिंट करने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर लूप लगा देंगे और सेम फॉर लूप का यूज करना है तो मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर और उसमें जो भी मॉडिफिकेशन करना है क्या करना है, तो कि स्कैनफ का स्टेटमेंट हमें निकाल देना है, तो उसको हमने हटा दिया वहां से और प्रिंटफ के स्टेटमेंट में जो भी मॉडिफिकेशन है वो हम यहाँ पर कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम पहले पोजीशन को प्रिंट करवाएंगे, उसके बाद उस पर्टिकुलर पोजीशन पर
जो भी वैल्यू है उसको हम प्रिंट करवाएंगे तो क्या लिखेंगे %d और यहाँ पर लास्ट में क्या लिख देंगे a ऑफ i j। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको ये चीज? यस सर। Yes, yes, sir. ओके, तो अभी हम वापस से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि हमें आउटपुट में किस तरीके से डिस्प्ले होता है आउटपुट। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सिंपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 देखो वैल्यू हमें किस तरीके से मिली, एक लाइन में मिली। यहाँ पर एक लाइन में क्यों मिला, क्योंकि हमने यहाँ पर कोई भी स्लेशन का यूज नहीं किया हुआ है। अगर हम स्लेशन का यूज करते तो हमें जो वैल्यू है वो हर एक बार क्या होगा, न्यू लाइन से मिलता, तो हम उसको स्लेशन करके वापस से एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर मैं स्लेशन कर देता हूँ, फिर से एग्जीक्यूट करेंगे। फोर 5 6 7 8 9 तो देखो यहाँ पर आपको आउटपुट किस तरीके से मिला, जो कि हमने लिखा हुआ था उसका। ये जो फर्स्ट जो 9 है वो आपने क्या किया है, वैल्यू को यहाँ पर आपने रीड किया है। ठीक है, अब ये जो आउटपुट आ रहा है ये प्रोग्राम से आ रहा है आपका। ठीक है, ये आपका आउटपुट प्रोग्राम में से आ रहा है। तो वहां पर हमने पहले आउटपुट प्रिंट करने से पहले मैसेज प्रिंट करवाया था कि वैल्यूज ऑफ एरे इज एज गिवन बिलो। जो आपका एरे का वैल्यू है वो यहाँ पर बाद में प्रिंट करवाया था हमने, ए ऑफ 00, ए ऑफ 01, 02 वगैरह वगैरह। तो ये सिंगल वन वैल्यू 1 बाय 1 लाइन में क्या हुआ, यहाँ पर प्रिंट हुआ। अगर मुझे इस तरीके से ना प्रिंट करके मुझे जो हमने डिस्कस किया था उसी फॉर्म में मुझे प्रिंट करना है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट रो मुझे इस तरीके से मिलना चाहिए, उसके बाद सेकंड रो इस तरीके से मिलना चाहिए, यानी कि मैट्रिक्स के फॉर्म में मुझे प्रिंट करवाना है। तो मैं क्या सर चेंजेस करूंगा, कोई बता सकता है? ये पहले प्रिंटफ में खाली %d रख के फिर aij कर दो, फिर बार बार लूप में ना %n कर देना, वो प्रिंट स्लैश है। कहाँ पर करना है, लाइन नंबर बोलो आप। लाइन नंबर 16 में खाली %d रखो और aij, और लाइन नंबर 18 और 17 के बीच में एक नया प्रिंटफ फंक्शन डालो पर /n वाला। ओके, तो यहाँ पर हम इसको हटा देते हैं, राइट। यस सर। और यहाँ पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, %d ओनली। aij %d aij। ओके, %d aij, करेक्ट। यस सर, वो कॉमा सही है। अब ये 17-18 के बीच में एक और प्रिंट है। ओके, यहाँ पर /n n लगाएंगे हम। ठीक है, तो अब इस तरीके से करेंगे तो हमें यहाँ पर बीच में स्पेस मिलेगा कि सर नहीं मिलेगा? ये %d में स्पेस कर दो, एक थोड़ा चिपक के आएगा वरना। यस, यहाँ पर हम क्या कर देंगे, %d के बाद में एक स्पेस छोड़ देंगे। ठीक है, ताकि ये जो दो एलिमेंट है उसके बीच में स्पेस रहे, या फिर दो स्पेस रखो, आप जो भी चाहो उसके हिसाब से स्पेस रख सकते हो। ठीक है, वापस से हम क्या करते हैं, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। इनपुट में मैं अगेन 1 to 9 नंबर दे रहा हूँ यहाँ पर। तो इस बार जो हमारा आउटपुट था, जो हमने एक्सपेक्ट किया था उसके हिसाब से हमें नहीं मिला। ठीक है, क्यों नहीं मिला, क्योंकि हमारा जो ये प्रिंटफ वाला स्टेटमेंट था उसके साथ में ही फर्स्ट रो आपका प्रिंट हो गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो प्रिंटफ का जो स्टेटमेंट खत्म हो रहा है वहां पर क्या कर देंगे, /n कर देंगे, ताकि उसके बाद का जो भी आउटपुट प्रिंट होगा वो उस न्यू लाइन से प्रिंट होगा। तो वापस से हम एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। इस बार आपको जो मैट्रिक्स के फॉर्म में आउटपुट चाहिए वो आपको यहाँ पर मिल रहा है। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. यस सर। तो ये 2 डायमेंशनल एरे का डायनेमिक इनिशियलाइजेशन हमने किया, उसमें किसी को कोई भी डाउट है
तो पूछो अभी। किसी को डाउट है? सर वो फर्स्ट वे में थर्ड लेटर 34 आता है, आपने टाइप 34 किया था ना? हाँ, गलती से 3 और 4 दोनों का प्रेस हो गया था, देख लो आप। देखा, यहाँ पर 34 हो गया था इसलिए। ओके ओके, हाँ नहीं यही पूछना था कि मिस्टेक ही है। हाँ हाँ। और कोई किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछो इसके रिगार्डिंग। ओके, हेलो सर। हाँ बोलो। सर हमें ये जो आउटपुट मिला उसमें ऐसे प्रिंट करवाना हो तो पहले 1 3 2 3 उसके बाद 4 5 6 उसके बाद 7 8 9, तो क्या बोल रहे हो आप, फिर से रिपीट करो। यहाँ पे आउटपुट में हमें ऐसे मिला ना 1 2 3, उसके बाद जैसे पहली लाइन में सिर्फ 1, उसके बाद 2 3, उसके बाद 4 5 6, उसके बाद 7 8 9 ऐसे प्रिंट करवाना हो तो? नहीं, वो इस तरीके से आप बोल रहे हो ना, 2 3 4 या फिर 2 3 फिर 4 5 6, इस तरीके से बोल रहे हो आप। यस। हाँ सर। तो देखो, ये जो है फॉर्म है वो आपका मैट्रिक्स का नहीं है, ठीक है। मैट्रिक्स या फिर एरे का फॉर्म नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो उसके लिए जो इस तरीके से आप करोगे तो इसको क्या बोलेंगे हम, पैटर्न्स वाले प्रोग्राम बोलेंगे। ये पर्टिकुलर पैटर्न्स प्रिंट हो रहा है तो उसके रिगार्डिंग हमने एक पूरा लेक्चर हमने 4 to 5 प्रोग्राम किए थे डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स को वहाँ पर प्रिंट करने के लिए, तो आप उसको देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर हमें वो टास्क नहीं करना है, ठीक है। ये टास्क हम ऑलरेडी कर चुके हैं तो दोबारा उसको हम रिपीट नहीं करेंगे। यहाँ पर हमें क्या करना है कि जो 3x3 एरे लिया है, ठीक है, 3x3 एरे लिया है उसको हमें मैट्रिक्स के फॉर्म में प्रिंट करना है। ये आपका क्या हो गया, मैट्रिक्स, ठीक है। जो अभी मैं नेक्स्ट आपको बताने वाला हूँ कि मैथमेटिक्स में आपका जो मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ठीक है सर। इस तरीके से हम लिखते हैं। तो अगर आपका 3x3 का मैट्रिक्स है तो क्या होंगे, उसमें 3 रो होंगी और हर एक रो के अंदर कितनी वैल्यू होगी, 3 वैल्यू होंगी, यानी कि 3 कॉलम होंगी टोटल। तो इस तरीके से आपका ये मैट्रिक्स बनेगा। तो मैथमेटिक्स में हम मैट्रिक्स को इस तरीके से लिखते हैं। तो सेम मैनर में हमें आंसर मिले हमारे प्रोग्राम के जरिए भी, अगर आप कोई भी मैट्रिक्स के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो उसका, तो वो चीज हमें यहाँ पर दिखानी है, ठीक है। तो इसके लिए हमने ये पर्टिकुलर फॉर्म चुना है हमारा आंसर को डिस्प्ले करवाने के लिए। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। आप कौन से पर्पज के लिए अपना प्रोग्राम बना रहे हो वो भी इम्पोर्टेंट है कि यूजर जो भी वैल्यू एंटर करेगा उसके बाद उसको कौन से फॉर्म के अंदर आंसर चाहिए, उसके हिसाब से आपको अपना जो आउटपुट है वो डिस्प्ले करवाना होता है, ठीक है। ताकि यूजर जो है वो इजीली उसको क्या कर सके, रीड कर सके और समझ सके, ठीक है। ओके सर। और कोई डाउट है किसी को इसमें? ओके, तो देखो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने 3x3 एरे यानी कि टोटल 9 वैल्यू को हमने रीड किया और उसको हमने 2 डायमेंशनल एरे के अंदर क्या करवाया, स्टोर करवाया। तो ये 1 एरे हुआ ए। तो सेम वे में अगर बी नाम का कोई भी एरे है उसका भी क्या है, आपका 3x3 का है साइज, यानी कि 3 रो है और 3 कॉलम है। तो उसके लिए भी आप वैल्यू को रीड कर सकते हो अभी, यस और नो? सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करो। यहाँ पर हमने क्या किया, देखो हमने जो 2 डायमेंशनल एरे लिया है उसका नाम क्या है, ए है, ठीक है। तो सिंगल एरे के लिए हमें क्या किया, हमने यहाँ पर वैल्यू को रीड करने के लिए फॉर लूप लिखा हुआ है, ठीक है। एक एरे जो कि 2 डायमेंशनल का है उसकी वैल्यू को रीड करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर फॉर लूप लिखा है। अब फॉर एग्जाम्पल आपके प्रोग्राम के अंदर क्या है, 2 2 डायमेंशनल एरे है, कौन कौन से, तो कि दोनों की साइज क्या है, 3x3 है। तो दोनों की वैल्यू को आपको रीड करना है प्रोग्राम के अंदर, तो आप वो कर सकते हो।
पहले आपको एरे ए में जो 9 एलिमेंट है पूरे के पूरे उसकी वैल्यू को रीड करना है, उसके बाद एरे बी में जो भी 9 एलिमेंट होगा उसकी वैल्यू को आपको रीड करना है। तो ये टास्क दोनों कर सकते हो आप एक ही प्रोग्राम में। क्वेश्चन समझ में आया सबको? हाँ सर। कैसे करोगे? सर 2 बार यस, सिंपल है, ये वाला कोड है। हम क्या करेंगे 2 बार लिखेंगे और पहली बार हम यहाँ पर ए ऑफ आई जे लिखेंगे और दूसरी बार क्या लिखेंगे बी ऑफ आई जे। ठीक है, उसमें कुछ ज्यादा आपको सोचना नहीं है। एक बार करने से हमारा एक एरे का जो भी वैल्यू है वो हम रीड करते हैं। तो अगर आप सेम टास्क को 2 बार परफॉर्म करोगे तो क्या होगा, आपका दोनों एरे का वैल्यू रीड होगा 1 बाय 1। पहले आप एरे ए का करोगे, उसके बाद एरे बी का करोगे। तो ये जो पूरा का पूरा ब्लॉक है उसको आप कॉपी करके यहाँ पर दोबारा लिखोगे। ठीक है, तो क्या होगा, आपके दोनों जो है 3x3 का जो भी है एरे उसकी वैल्यू आप क्या कर पाओगे, वहां पर रीड कर पाओगे। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। ओके, तो अभी वैल्यू तो हमारे पास अवेलेबल है ए और बी मैट्रिक्स एरे के अंदर। अब जो हमें आगे का टास्क करना है वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। पहले लॉजिक, उसके बाद में उसको हम क्या करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अगर मैट्रिक्स आपके पास क्या है 3x3 का है, ठीक है, यहाँ पर आपके पास क्या है 2 3x3 के मैट्रिक्स होंगे। तो वहां पर आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको वैल्यू दी गई होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1 2 3 है, 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पर वैल्यू है फॉर एग्जांपल आपके पास 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और आपका ये जो है ए है और ये बी है, ये दोनों मैट्रिक्स है, ऐसा एज्यूम कर लो। ठीक है, और इसको आप एरे भी बोल सकते हो। तो मैथमेटिक्स में जब आपको मैट्रिक्स दिया गया हो दो अलग अलग, फॉर एग्जांपल ए एंड बी, और इन दोनों के बीच में आपको एडिशन करवाना हो, ठीक है, दो मैट्रिक्स का एडिशन करना हो, तब हम क्या करेंगे, तो एज्यूम कर लो कि ये जो ए और बी है वो आपके क्या है मैट्रिक्स है और उसका आपको एडिशन करवाना है। तो यहाँ पर प्लस का साइन हम लगा देते हैं। तो एडिशन करना है तो फाइनल जो आंसर बन के आएगा वो कौन सा होगा, तो कि आपका मैट्रिक्स सी होगा। ठीक है, क्या होगा, सी होगा। सी में भी क्या होंगे 3x3 का ही वो सी भी मिलेगा। कौन सा मिलेगा, 3x3 का ही मिलेगा। ठीक है, अब इसमें जो कंप्यूटेशन करना है वो किस तरीके से हमें करना है, तो कि ये जो फर्स्ट वाला पोजीशन है उसका आंसर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि एरे ए का फर्स्ट वाला पोजीशन कंसीडर करेंगे और बी का फर्स्ट वाला पोजीशन कंसीडर करेंगे। उन दोनों का हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। एडिशन का जो भी आंसर आएगा वो हमारा आंसर होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आंसर फर्स्ट एलिमेंट क्या बनेगा, 12 बनेगा। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ओके, सेम वे में अगर दूसरा एलिमेंट है तो उसके लिए क्या करेंगे, हम ए का सेकंड एलिमेंट और बी का सेकंड एलिमेंट करेंगे हम कंसीडर। दोनों के बीच में क्या करवाएंगे, एडिशन करवाएंगे। जो भी आंसर होगा वो हमारा जो फाइनल आंसर होगा उसका सेकंड एलिमेंट होगा। सेम वे में
थर्ड के लिए क्या करेंगे, हम ए में से थर्ड कंसिडर करेंगे, बी में से थर्ड वाला कंसिडर करेंगे, दोनों का एडिशन हम करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो हमारा फाइनल जो मैट्रिक्स होगा उसका थर्ड पोजीशन वाला होगा। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस सेम वे में क्या करना है, हमें हर एक पोजीशन के लिए वैल्यू को फाइंड करना है। तो यहाँ पर ये वाली पोजीशन पर आंसर क्या आएगा, कोई बता सकता है? 80। यस 18 आएगा। क्यों? क्योंकि 4 + 14 आंसर क्या होगा हमारा 18। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पोजीशन पे क्या आंसर आएगा, कोई बता सकता है? 20। 20 यस 20। उसके बाद 22 22 यस। उसके बाद 24 24 यस। नेक्स्ट 26 26 एंड 28। 28। तो आपको कुछ इस तरीके से आंसर मिलेगा। ठीक है, अब ये हमने ऑन पेपर जो आंसर है उसको फाइंड किया, सेम। ठीक है, ये क्या किया हमने, ऑन पेपर आंसर फाइंड किया। अगर आपको इसके लिए प्रोग्राम बनाना है तो आपका लॉजिक क्या होगा, कोई बता सकता है? ओके, यहाँ पर देखो, ये जो फर्स्ट एलिमेंट और ये फर्स्ट एलिमेंट कंसीडर किए हमने, यहाँ पर इन दोनों का इंडेक्स अगर आप देखोगे तो कौन कौन सा है, A(0, 0), यहाँ पर इसका क्या है B(0, 0), और जो आंसर हमें मिल के आ रहा है उसका इंडेक्स क्या है, तो C(0, 0). तो इससे किसी को कोई भी हिंट मिल रहा है? आंसर प्रिंट करवाने के लिए वेरिएबल लेना पड़ेगा। पहले ये कंप्यूट किस तरीके से करेंगे, ये कंप्यूट करने आंसर कैलकुलेट करेंगे हम प्रोग्राम के जरिए, उसके लिए लॉजिक क्या लिखेंगे वो पहले बताओ, बाद में हम प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, प्रिंट का कोई इश्यू नहीं है, प्रिंट कैसे करते हैं वो हमने अभी अभी डिस्कस किया है। ठीक है, लेकिन प्रिंट करने से पहले आपके पास आंसर तो होना चाहिए। आंसर को कैलकुलेट कंप्यूट कैसे करेंगे हम? सर अगेन आई और जे लेंगे। हाँ, रिपीट करो प्लीज। आई और जे लेंगे। हाँ। आई और जे इज इक्वल टू ए आई और जे सी आई और जे आई जे इज इक्वल टू ए आई और जे प्लस बी आई और जे। फॉर लूप के अंदर ही AIJ प्लस BIJ। बी। करेक्ट। तो हमें क्या करना है, पूरा जो हमारा एडिशन का आंसर है उसको कंप्यूट करने के लिए हमें ये स्टेटमेंट लिखना है, और इसको हमें फॉर लूप जो हमारा नेस्टेड दो फॉर लूप है उसके अंदर लिख देना है। ठीक है, ये किस तरीके से हमने कंप्यूट किया, तो देखो उसके लिए आपको क्या करना है, कोई भी आप प्रोग्राम बनाओगे तो पहले आपको पेपर पे इसका सॉल्यूशन निकाल लेना है, बाद में जो भी सॉल्यूशन आपने बनाया है पेन पेपर से उसको आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। ठीक है, ऑब्जर्व करना है कि आपने कौन सा प्रोसेस फॉलो करके ये वाला आंसर निकाला। तो हमने यहाँ पर कौन सा प्रोसेस फॉलो किया, देखो कि C(0, 0) यानी कि ये वाला जो फर्स्ट पोजीशन है वहां पर कौन सी वैल्यू आएगी उसको हमने कैलकुलेट कैसे किया, क्योंकि उसको कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया कि A(0, 0) यानी कि A का जो फर्स्ट एलिमेंट का वैल्यू है और B(0, 0) यानी कि B जो हमारा है उसका जो फर्स्ट एलिमेंट का वैल्यू है, उन दोनों का हमने यहाँ पर क्या किया, एडिशन किया। ठीक है, तो यहाँ पर इंडेक्स देखो क्या है, दोनों की 0, 0 है, यहाँ पर भी 0, 0 है, और
जो फाइनल आंसर मिल रहा है उस एलिमेंट की इंडेक्स भी क्या है 0 0 है। तो सब कुछ 0 0 है, तो यानी कि वैल्यू जो इंडेक्स की है वो सबकी क्या है सेम है। ठीक है, रो और कॉलम की, रो और कॉलम की से इंडेक्स की वैल्यू सेम है। वो आपको फर्स्ट एलिमेंट को इवेल्यूट करके पता नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पर दोनों 0 0 ही है। तो उसको आप पता किस तरह से करोगे, जो नेक्स्ट को इवेल्यूट करोगे उसके बेसिस पर। कैसे कि नेक्स्ट का पोजीशन क्या होगा यहाँ पर a ऑफ 0 1, यहाँ पर क्या होगा b ऑफ 0 1, यहाँ पर क्या होगा c ऑफ 0 1। अब आपको आइडिया लगेगा कि जो दोनों इंडेक्स रो और कॉलम है उसकी वैल्यू हर एक में क्या है सेम है। तो उसमें क्या कर रहे हैं हम, C का जो 0 1 पोजीशन है उसके लिए जो भी वैल्यू है उसको फाइंड करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि A का 0 1 पोजीशन का वैल्यू और B का 0 1 पोजीशन का वैल्यू का हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर एडिशन कर रहे हैं, सिंपल। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपने ये चीज आपने ऑब्जर्व करके क्या किया, ये स्टेटमेंट आपने डिराइव किया कि ये स्टेटमेंट की मदद से मैं मेरा डिजायर्ड आउटपुट यानी कि जो भी आंसर कैलकुलेट करना है वो आंसर कैलकुलेट करवा सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर आई का वैल्यू 0 0 है आई और जे का, तो यहाँ पर क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम लिख देते हैं कि C ऑफ 0 0 यानी कि I और J दोनों का वैल्यू 0 है, तो सेम स्टेटमेंट है, तो सेम स्टेटमेंट में क्या होगा I और J का वैल्यू भी यहाँ पर भी क्या होगा 0 0 होगा। तो ये जो पोजीशन का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया था वो कैलकुलेट होके हमें मिल जाएगा। यस और नो, समझ में आ रहा सबको ये बात? यस सर। यस यस सर। सेम वे में जब I का और J का वैल्यू जैसे ही चेंज होगा, फॉर एग्जांपल नेक्स्ट टाइम I का वैल्यू 0 है और J का वैल्यू 1 है, तो वहां पर आपका स्टेटमेंट क्या बनेगा, A01 प्लस B01। ठीक है, तो आपको 01 का आंसर मिल जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ओके, तो ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है उसके जरिए आप क्या कर सकते हो, जो भी एलिमेंट है जो भी पोजीशन पे है उसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो और उसको आपका जो C नाम का एरे है जो अगेन क्या है 2 डायमेंशनल है और उसका साइज क्या है 3 क्रॉस 3 है। ठीक है, तो उसको आप क्या कर सकते हो, आंसर को इवेल्यूट कर सकते हो, यानी कि आपने यहाँ पर एरे ए में जो भी मैट्रिक्स स्टोर करवाया था और बी में जो भी मैट्रिक्स स्टोर करवाया था उसके बीच में आपने क्या करवा दिया, एडिशन करवा दिया और उसका आंसर जो भी मिला वो वापस से आपने कहाँ पर स्टोर करवाया, सी के अंदर। तो ये टास्क परफॉर्म होने के बाद देखो ये स्टेटमेंट आपको एक बार नहीं लिखना है, ठीक है, उसको आपको क्या कहाँ पर लिखना है, जो हमारी दो नेस्टेड फॉर लूप है उसके अंदर i इज इक्वल टू 0 से लेके i लेस देन 3 i प्लस प्लस उसके बाद j वाला फॉर लूप आएगा उसके अंदर ये स्टेटमेंट आपको लिखना है। ठीक है, तो एक बार ये पूरा का पूरा फॉर लूप आपका खत्म हो जाएगा तो आपका आंसर ये कैलकुलेट होके आपके सी मैट्रिक्स के अंदर स्टोर हो गया होगा। बाद में आपको क्या करना है, जो आपका सी मैट्रिक्स है उसको प्रिंट करवा देना है मैट्रिक्स के फॉर्म में। तो वो किस तरीके से करते हैं वो अभी हमने प्रोग्राम परफॉर्म करके देखा है। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। ओके, तो मैट्रिक्स की वैल्यू जो भी है उसको किस तरीके से रीड करना है वो भी हमने देख लिया। ठीक है, एक अगर दो मैट्रिक्स की वैल्यू को रीड करना है तो सेम टास्क को आपको 2 बार परफॉर्म करना है। ठीक है, उसके बेसिस पर उसके बाद आपको दोनों मैट्रिक्स का क्या परफॉर्म करवाना है, एडिशन परफॉर्म करवाना है और एडिशन वाला जो भी नया मैट्रिक्स जनरेट होगा उसको आपको एक अलग सी नाम का जो भी आप एरे कंसिडर करो 2 डायमेंशनल उसके अंदर स्टोर करवाना है। बाद में
सी का वैल्यू क्या कर देना है आपको, मैट्रिक्स के फॉर्म में अगेन आपको डिस्प्ले करवाना है यूजर को, ताकि यूजर को पता चल सके कि उसका जो भी दो इनपुट मैट्रिक्स की वैल्यू दी है उसका एडिशन का आंसर क्या मिल रहा है। ठीक है, तो ये टुकड़ों टुकड़ों में हमने क्या किया है, सब कुछ डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इन जो छोटे छोटे टुकड़ों है उसको आपको एक प्रोग्राम के अंदर कंबाइन करना है और पूरा कंप्लीट प्रोग्राम आपको बनाना है। ठीक है, तो आप लोग ट्राई करना कि किस तरीके से इसको हम परफॉर्म कर सकते हैं। ये जो प्रैक्टिकल है वो आपकी लैब मैनुअल के लिस्ट का प्रैक्टिकल ही है। ठीक है, तो आपको वहां पर वो परफॉर्म करना ही होगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर आपको आज डिस्कस किया है ये प्रैक्टिकल प्रोग्राम के ऊपर। इसमें किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ सकता है अभी। नो सर। सर नो सर। हाँ, डाउट है तो पूछो। डाउट नहीं है, वो मल्टीप्लिकेशन वाले में मेरा को आ नहीं रहा, उसका कुछ हिंट दे सकते हो? मल्टीप्लिकेशन में पूरा प्रोसेस अलग है, उसमें ये ऐसे जिस तरीके से हमने 1 to 1 यहाँ पर फॉर एग्जांपल 0 0 का आंसर फाइंड करने के लिए 0 0 A0 0 और B0 0 का एडिशन किया, उसी तरह वहां पर A0 0 और B0 0 का मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, वहां पर प्रोसेस अलग है। ठीक है, डिटरमिनेंट की तरफ। वहां पर प्रोसेस अलग है, तो वो जो है वो मैं आपको कल हमारा लैब का सेशन है वहां पर बता दूंगा। ठीक है, क्योंकि वो उसमें टाइम कंज्यूम होगा आपका, थोड़ा 10-15 मिनट लगेंगे उसमें मुझे एक्सप्लेन करने में, और आज का जो हमारा सेशन का टाइम है वो कंप्लीट हो गया है, तो आपको दूसरे सेशन के लिए जाना होगा, तो उसके लिए हम उसको कल डिस्कस करेंगे। ये वाले प्रोग्राम में किसी को कोई भी डाउट है तो पूछो अभी।